Nepal is burning. Young protesters in Kathmandu have set fire to the parliament building. काठमांडू इज ऑन फायर, पार्लियामेंट जल रही है और पीएम भाग गया है। ये कोई सिविल वॉर नहीं है, ये है जैन जी का रिवॉल्यूशन। जो भी कुछ आप देख रहे हैं ये तब होता है जब कोई गवर्नमेंट ऑनलाइन रहने वाली जनरेशन की आवाज को दबाने की कोशिश करती है। नेपाल गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया 5 सितंबर 2025 को और इसके 5 दिन बाद ही सरकार गिर गई और नया लीडर चूज किया जाने लगा डिस्कॉर्ड पर, जो कि एक चैट ऐप है गेमर्स के लिए। तो कैसे एक सोशल मीडिया बैन ने पूरी गवर्नमेंट गिरा दी, ये स्टोरी है करप्शन, रेज और एक ऐसी जनरेशन की जिनके पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचा था। उनके रेज को समझने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि सोशल मीडिया बैन प्रोटेस्ट के पीछे का मेन रीजन नहीं था, बल्कि इसने बारूद को चिंगारी देने जैसा काम किया। प्रोटेस्ट के पीछे के मेन 3 रीजन कुछ और थे जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। फर्स्ट, इकोनॉमिक डेस्पेयर। नेपाल में रियलिटी में लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है और अभी की रिपोर्ट की माने तो नेपाल में 20% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिससे आप समझ सकते हैं कि हर 5 व्यक्ति में से 1 पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। और इसके अलावा हर दिन नेपाल में 2000 से ज्यादा लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ता है केवल और केवल अब्रोड जाके जॉब पाने के लिए। इकोनॉमिक डेस्परेशन नेपाल में पिछले कुछ डिकेड से देखी गई, जिसके मेन रीजन थे करप्शन और अनस्टेबल पॉलिटिक्स। 2008 में मोनार्की के हटने के बाद केवल 3 बड़े नेताओं के बीच में ही पावर का रोटेशन हमेशा होता रहा है और इन नेताओं को वाइडली करप्ट और सेल्फ सर्विंग देखा गया। और जिसने लोगों के गुस्से को और बढ़ाया वो थे नेताओं के बच्चे। जब सामान्य लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान हो रहे थे और वहीं नेताओं के बच्चे अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को ऑनलाइन शो कर रहे थे, इस चीज ने लोगों के बीच गुस्से को और बढ़ा दिया और सभी सोशल मीडिया एप्स पर #NepoKids, #NepoBaby जैसा ट्रेंड चलने लगा। Has extended online to videos like this. What are you having for dinner? Oh, this is pork barrel. Criticizing so-called Nepo kids, the entitled children of government officials. इसके बाद सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन भी कर दिया। तो इसके बाद टिकटॉक पर #NepoKids, #NepoBaby ट्रेंड करने लगा और इसने लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ा दिया। एक एवरेज नेपाली की अर्निंग $1400 पर ईयर होती है और वही नेताओं के बच्चे उनकी 7 पीढ़ियों की अर्निंग एक पोस्ट के अंदर शो कर रहे हैं। 8 सितंबर को काठमांडू से पीसफुली प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म्स और कॉलेज यूनिफॉर्म में बच्चे थे और उन्होंने नेशनल एंथम गाया और नेशनल फ्लैग को लहराया और उनके पोस्टर पे लिखा हुआ था स्टॉप करप्शन नॉट सोशल मीडिया। इसके बाद कुछ लोगों ने पार्लियामेंट्स में बैरिकेड्स को तोड़ दिया और पार्लियामेंट में घुस गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन, टीयर गन्स और रबर बुलेट का यूज किया, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने पुलिस को आदेश दिया उनके ऊपर असली गोलाबारी करने की, रियल गोली चलाने की। मुझे नहीं पता कोई भी गवर्नमेंट ऐसा आदेश कैसे दे सकती है। और इसके बाद इसमें 13 लोगों की जान चली गई और 400 से ज्यादा लोग उस गोलीबारी में घायल हो गए। इस चीज ने जनता के अंदर गुस्से को और बढ़ा दिया। हालांकि इसके बाद इसी रात को गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया ऐप्स को अनबैन कर दिया, पर अब मुद्दा सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करना नहीं रहा। अब मुद्दा बन गया था सरकार को हटाने का, सरकार को गिराने का और करप्शन रोकने का। और जो उन्होंने 13 मासूम लोगों की जान ली और 400 लोगों को घायल किया, उनका आक्रोश जनता में आ गया। अगले दिन काठमांडू के साथ साथ अन्य शहरों में, अन्य सिटीज में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लोगों के अंदर पहले से ही सरकार के ऊपर करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और भी बाकी कई चीज़ों का गुस्सा था और अब गवर्नमेंट ने लाइन क्रॉस कर दी थी। और इसके अगले दिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने पार्लियामेंट को जला दिया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, टॉप पॉलिटिशियन के घरों को जला दिया। Facilities have been destroyed. The main administrative complex in Kathmandu was set on fire. और इसी के अंदर नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ राज्य लक्ष्मी की भी डेथ हो गई उनके घर को जलाने पर। और 9 सितंबर के पूरा होने से पहले ही
प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने भी रिजाइन कर दिया और वहां से भाग गए। और नेपाल में गवर्नमेंट के जाने के बाद क्या कुछ होने वाला था ये किसी को नहीं पता था। और रिवॉल्यूशन स्ट्रीट प्रोटेस्ट से सीधा एक डिस्कॉर्ड पर आ गया। उन्होंने डिस्कॉर्ड के ऊपर सीरीज ऑफ पोल्स लाए और मिनी इलेक्शन रखे, जिसमें सुशीला कार्की, जो कि नेपाल की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी, उनको टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया। और सुशीला कार्की अपने एंटी करप्शन स्टैंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी के साथ सुशीला कार्की पहली महिला बन गई जिन्होंने पीएम की पोस्ट को होल्ड किया नेपाल के अंदर। इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर 51 लोगों की डेथ हो गई और 1300 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। नेपाल की जेनजी का ये रिवॉल्यूशन हमारे लिए भी एक लैंडमार्क है। पर आपको क्या लगता है कि एक डिस्कॉर्ड गेमिंग ऐप पर बनी हुई प्राइम मिनिस्टर और एक गवर्नमेंट कब तक टिकेगी और क्या यह सही है या फिर नहीं है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं और नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट पर भी अपना कमेंट ज़रूर करें।